हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के बारे में। जो स्लोप होता है मींस जो ढलान होती है, उनकी स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। जो स्लोप्स होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो नेचुरल हो सकते हैं या मैन मेड हो सकते हैं। नेचुरल यानी कि पहाड़ हो गए, यानी कि हिल्स वैलीज हो गए, और मैन मेड यानी कि जो इंसान बनाता है, जैसे कि एम्बैंकमेंट्स हो गए। इनकी स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करने के पहले हम ये देखेंगे ऐसे कौन से फोर्स हैं जो उसको डीस्टेबल करते हैं, मींस उसके फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो फोर्सेस फेलियर कॉज कर सकते हैं स्लोप्स के, वो क्या क्या हो सकते हैं? ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स आएगा। सीपेज फोर्स, पानी का जब सीपेज होगा उस वजह से एक फोर्स क्रिएट होगा, उससे क्या हो सकता है? स्लोप का फेलियर हो सकता है। इरोशन ऑफ सॉइल, सॉइल अगर इरोड हो जाता है तो भी स्लोप का फेलियर हो सकता है। अर्थक्वेक की वजह से स्लोप का फेलियर हो सकता है। सडन ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर टेबल, अगर वाटर टेबल अचानक से कम हो जाएगा तो भी फेलियर हो सकता है स्लोप का। नेक्स्ट, एक्सकवेशन नियर द स्लोप, अगर स्लोप के पास हम अगर एक्सकवेशन करेंगे तो भी स्लोप का फेलियर हो सकता है। ये सब फोर्सेस स्लोप को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। नाउ स्लोप कैन बी ऑफ टू टाइप्स, स्लोप दो तरीके के हो सकते हैं। पहले तो इनफाइनाइट स्लोप यानी कि अनंत स्लोप जिनकी कोई बाउंड्री नहीं है, और दूसरे होते हैं फाइनाइट स्लोप, मींस इनकी बाउंड्री होती है, हमको पता है ये स्लोप कहाँ तक है। इनफाइनाइट स्लोप आप इस तरीके से बोल सकते हैं, इनफाइनाइट लेवल तक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है और इसका कोई बाउंड्री आपको दिखेगा नहीं, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट। जो इसमें फेलियर होगा वो किस वजह से होगा? स्लाइडिंग ऑफ लैंड मास, यानी कि जो नीचे का लैंड मास है यानी कि सॉइल है वो स्लाइड हो जाएगा, खिसक जाएगा। इनफाइनाइट स्लोप स्लाइडिंग ऑफ लैंड मास की वजह से फेल होते हैं। नेक्स्ट है फाइनाइट स्लोप। फाइनाइट स्लोप की डेफिनाइट बाउंड्री होती है, मतलब कि ये इतना स्लोप है आपका और इसका एक्सट्रीम पॉइंट में बाउंड्री डिफाइन है, ये आपके बाउंड्रीज हो गई, ये आपका स्लोप है। ये जो स्लोप है जिसकी डिस्टेंस यानी कि लेंथ हमको पता है वो होता है फाइनाइट स्लोप। इसकी डेफिनाइट बाउंड्री होती है। इसमें फेलियर किस वजह से होगा? ये नीचे आपका सॉइल हो गया। यहाँ पे देखोगे आप तो ये जो फेलियर है वो जनरली यहाँ पे रोलिंग और ओवरटर्निंग की वजह से होगा। मींस ये पोर्शन क्या होगा? ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा, यानी कि रोल आउट करने की कोशिश करेगा। और इनफाइनाइट में क्या होता है? नीचे का लैंड मास खिसक जाता है क्योंकि इसकी बाउंड्रीज नहीं है, तो ये पूरा जो नीचे का मास है वो स्लाइड होगा। बट इसमें क्या है? हमारे पास बाउंड्रीज है, डिफाइंड है। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये डिस्टेबलाइज होगा। ये किस वजह से हो सकता है? रोलिंग और ओवरटर्निंग की वजह से। नाउ वी विल डिस्कस इनफाइनाइट स्लोप एनालिसिस। हम इसका एनालिसिस कैसे करते हैं? जो वेट ऑफ द सॉइल इसको नीचे की तरफ एक्ट करेगा वो डिस्टेबलाइज कैसे होगा? वेट किसके इक्वल हो जाएगा? वेट, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम के। वेट इक्वल्स टू यूनिट वेट, वॉल्यूम को एरिया इंटू यूनिट थिकनेस की जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया इंटू 1। नाउ अब हम देखेंगे ये आपका इनफाइनाइट स्लोप है, ये मैं आपको क्लियरली ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये आपका इनफाइनाइट स्लोप हो गया, ये ग्राउंड लेवल हो गया, ठीक। इसकी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है। ये स्लोप जो है मान लेते हैं ये बीटा एंगल से इंक्लाइंड है, ठीक। जब हमको ये देखना रहेगा कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है तो हम ये एक पोर्शन कंसिडर करेंगे यहाँ पे जिसकी विड्थ b है। तो हमको इसकी स्टेबिलिटी देखनी है कि ये स्लाइड करेगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे? ये विड्थ को कंसिडर करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये बीटा एंगल से इंक्लाइंड है स्लोप ग्राउंड सरफेस से तो ये भी बीटा हो जाएगा। नाउ ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा। ये जो स्लोप है ये z डिस्टेंस पे है, ये z हो गया। और इसको कंसिडर कर लेते हैं हम, ये y डिस्टेंस है, ये एलिमेंट। ये कितना हो जाएगा? अगर ये टोटल z है और ये y है तो ये कितना हो जाएगा? z माइनस y। ये y है तो ये भी y हो गया, और ये जो टोटल है ये z है तो ये क्या हो जाएगा? z माइनस y हो गया। नाउ अब ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ये विड्थ b है और ये एंगल बीटा है तो ये क्या हो जाएगा? b cos बीटा। नाउ वेट किसके इक्वल हो जाएगा? यूनिट वेट इंटू एरिया इंटू यूनिट, जब बात कर रहे हैं 1 हो गया। एरिया हम कैसे लेंगे? ये पूरा एरिया लेंगे, ठीक। तो ये w हो जाएगा यूनिट वेट इंटू एरिया 2 टाइम्स ऑफ ये ट्राइंगल प्लस ये रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ
हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस बी कॉस बीटा इंटू हाइट यानी कि z माइनस वाई, यहाँ पे हमने वही लिखा है, प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया, ये क्या हो जाएगा b कॉस बीटा इंटू वाई। सो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा b कॉस बीटा इंटू z, गामा z इंटू बी कॉस बीटा। ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये क्या हो गया माइनस ऑफ गामा बी वाई कॉस बीटा, और ये क्या है प्लस ऑफ गामा बी कॉस बीटा इंटू वाई। सो ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, सो वेट आ जाएगा गामा जेड इंटू बी कॉस बीटा। नाउ वेट है, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसका जब हम कंपोनेंट लेंगे तो इसके कितने कंपोनेंट आएंगे, कोई भी फोर्स है उसको रिजॉल्व करेंगे, ये आपका वेट है। सो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये नॉर्मल फोर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा टेंजेंशियल फोर्स, इस तरीके से ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंशियल हो गया। सो ये बीटा एंगल से इंक्लाइंड है, सो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स W कॉस बीटा। नाउ टेंजेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, W साइन बीटा के। सो W की वैल्यू पुट कर देंगे, गामा जेड बी कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा, सो क्या हो जाएगा गामा जेड बी कॉस स्क्वायर बीटा। नाउ टेंजेंशियल फोर्स क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट T हो जाएगा W साइन बीटा, तो ये हो जाएगा गामा जेड बी कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। नाउ अब नॉर्मल स्ट्रेस हम देखेंगे फेलियर प्लेन पे कितना है, तो नॉर्मल फोर्स बाय एरिया हो जाएगा, एरिया क्या है विड्थ B है और यूनिट लेंथ की जब बात कर रहे हैं हम, सो ये नॉर्मल जो फोर्स है वो क्या है हमारा गामा जेड बी कॉस स्क्वायर बीटा बाय बी इंटू 1। सो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस आ जाएगा गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा। वैसे ही शियर स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंशियल फोर्स बाय एरिया। सो टेंजेंशियल फोर्स कितना है हमारे पास W साइन बीटा, यानी कि गामा जेड बी कॉस बीटा इंटू साइन बीटा बाय बी इंटू 1। सो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, टाउ आ जाएगा गामा जेड कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। सो ये यहाँ पे यही आया है गामा जेड कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। नाउ अब हम ये जो स्टेबिलिटी करेंगे वो किसी टाइप के सॉइल के लिए ही करेंगे। सो मान लेते हैं पहले हम कोएशन लेस सॉइल है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो कोएशन लेस सॉइल यानी कि C0 हो गया। नाउ पहला केस हम ड्राई का लेंगे, दूसरा सबमर्ज्ड का लेंगे, तीसरा स्टेडी सीपेज का लेंगे। सो फर्स्ट अगर ड्राई सॉइल है तो अगर हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है, मीन्स क्या देखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके इक्वल हो जाएगा, शियर स्ट्रेंथ बाय शियर स्ट्रेस, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है बाय कितना लोड उसके ऊपर आ रहा है। सो S किसके इक्वल होता है, C प्लस सिग्मा टैन फाई होता है। नाउ यहाँ पे हम इफेक्टिव कंसिडर करेंगे, राइट। सो ये हो जाएगा C प्लस सिग्मा N डैश टेन फाई डैश बाय टाउ। यहाँ पे कोएशन लेस सॉइल है तो C0 हो गया, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा सिग्मा N टेन फाई बाय टाउ। नाउ यहाँ पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, अभी हम ड्राई सॉइल को कंसिडर कर रहे हैं, सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आया, गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा, ये सिग्मा एन आया। तो यहाँ पे अगर ड्राई सॉइल है तो गामा ड्राई हो जाएगा, तो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा एन इक्वल्स टू गामा डी इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। नाउ शियर स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, शियर हमारा कितना आया, गामा जेड कॉस बीटा साइन बीटा। सो यहाँ पे ड्राई सॉइल के लिए क्या हो जाएगा, गामा ड्राई जेड कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके इक्वल है, नॉर्मल स्ट्रेस इंटू टैन फाई बाय टाउ। सो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस कितना आया, गामा जेड कॉस स्क्वायर बीटा, सो इसको पुट कर दिया हमने, इंटू टैन फाई हो गया बाय टाउ शियर स्ट्रेस। सो ये हो जाएगा गामा डी जेड कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। सो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ जाएगा टैन फाई बाय टैन बीटा। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ड्राई कोएशन लेस सॉइल के केस में होती है टैन फाई बाय टैन बीटा। यहाँ पे ड्राई सॉइल हमने कंसिडर किया है। नेक्स्ट अगर सबमर्ज्ड सॉइल है, मीन्स सॉइल पूरा सबमर्ज्ड है वाटर लेवल से, सो ये हो गया वाटर लेवल, ये आपका
सैचुरेटेड सॉइल हो गया क्योंकि वाटर टेबल है ऊपर। नाउ अब हम इनफाइनाइट स्लोप को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट स्लोप का फिगर हो गया। नाउ इसमें जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करेंगे तो कैसे लेंगे, जो गामा लेंगे हम वो गामा सबमर्ज्ड लेंगे क्योंकि ये सबमर्ज्ड सॉइल का केस है। तो गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, और शियर स्ट्रेस हो जाएगा गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। सो इसको पुट कर देंगे, सो ये आ जाएगा गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू टैन फाई डैश बाय गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। नाउ इफेक्टिव फाई और नॉर्मल फाई इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली, सो ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी टैन फाई बाय टैन बीटा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ड्राई सॉइल और सबमर्ज्ड सॉइल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेम होता है। नाउ अब हम फेलियर एनवेलप बना लेंगे। ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेस है। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके इक्वल होता है, टैन फाई बाय टैन बीटा। नाउ अगर हमको सेफ्टी लेनी है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, मीन्स टैन फाई ग्रेटर देन टैन बीटा होना चाहिए, मतलब कि फाई ग्रेटर देन बीटा है तो सेफ है। सो ये है आपका नॉर्मल स्ट्रेस, ये है शियर स्ट्रेस, ये है आपका मोहर फेलियर एनवेलप, ठीक, ये हो गया फाई। नाउ सेफ्टी के लिए फाई बड़ा होना चाहिए बीटा से, सो ये हो जाएगा सेफ्टी का कंडीशन। ये है सेफ केस, यहाँ पे फाई ग्रेटर देन बीटा है। नाउ फॉर फेलियर अगर करना है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो टैन फाई बाय टैन बीटा लेस देन 1 हो गया, मतलब कि फाई लेस देन बीटा हो गया, मीन्स बीटा बड़ा हो गया। नेक्स्ट केस हम कंसिडर करेंगे फॉर सॉइल सब्जेक्टेड टू स्टेडी सीपेज। सॉइल जब सब्जेक्ट करेगा स्टेडी सीपेज का केस होगा। सो सीपेज में हमको ये देखना है कि जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसमें जो गामा होगा वो गामा सबमर्ज्ड होता है, क्योंकि इसमें जो पूरा जो सॉइल है चारों तरफ से हम कंसिडर करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस के लिए। बट शियर स्ट्रेस में क्या करते हैं हम, जो गामा होता है वो गामा सैचुरेटेड होता है, क्योंकि शियर इस तरीके से लगता है सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे गामा सैचुरेटेड होता है, बाकी टर्म सेम होते हैं। सो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। वैसे ही शियर स्ट्रेस गामा सैचुरेटेड इंटू जेड इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है कोहेशनलेस सॉइल के लिए, C0 है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन इंटू टैन फाई बाय टाउ। सो सिग्मा एन और टाउ पुट कर देंगे, सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू टैन फाई बाय शियर स्ट्रेस टाउ हो जाएगा गामा सैट इंटू जेड इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। सो ये टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा गामा सबमर्ज्ड बाय गामा सैचुरेटेड इंटू टैन फाई बाय टैन बीटा। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके इक्वल हो जाएगी, हमको पता है गामा सबमर्ज्ड बाय गामा सैचुरेटेड ये अप्रॉक्सीमेटली हाफ होता है, सो ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ टैन फाई बाय टैन बीटा। नेक्स्ट केस हम कंसिडर करेंगे कोहेसिव सॉइल के लिए, मीन्स C है हमारे पास, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके इक्वल हो जाएगा C प्लस सिग्मा एन टैन फाई बाय टाउ। सो पहला केस इसमें ड्राई सॉइल के लिए, सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके इक्वल हो जाएगा, C भी एड अप हो जाएगा, तो C प्लस गामा ड्राई इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू टैन फाई बाय गामा ड्राई इंटू जेड इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू C बाय गामा ड्राई इंटू जेड इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा प्लस टैन फाई बाय टैन बीटा। ये सब टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे यहाँ पे जब हम कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है कोहेसिव सॉइल में ज्यादा आएगी, कोहेशनलेस सॉइल में सिर्फ ये टर्म आता है, कोहेसिव सॉइल में ये टर्म भी ऐड होगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ जाती है। सो मान लेते हैं अगर Z जो हमारी डेप्थ ऑफ सॉइल है वो क्रिटिकल हाइट के इक्वल हो जाएगी, मीन्स ये जो डेप्थ है आपकी अगर ये क्रिटिकल हाइट के इक्वल हो गई तो ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू C बाय गामा इंटू HC कॉस बीटा इंटू साइन बीटा प्लस टैन फाई बाय टैन बीटा। हमको यहाँ से C बाय गामा HC एक टर्म लेना है, ये टर्म कहलाता है स्टेबिलिटी नंबर। सो ये हो जाएगा C बाय गामा HC इज इक्वल्स टू 1 माइनस टैन फाई बाय टैन बीटा
इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। ये टर्म हमको लिखना है c बाय गामा एच सी। सो ये कैसे लिखेंगे, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे 1 माइनस tan फाई बाय tan बीटा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। ये नंबर कहलाता है स्टेबिलिटी नंबर Sn। यही हमने यहाँ पे लिखा है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब हम कोहेशन के रिस्पेक्ट पे बात करेंगे, सो किसके इक्वल हो जाएगा, c बाय मोबिलाइज्ड कोहेशन। मीन्स जितना सॉइल का कोहेशन है वो ज़्यादा होना चाहिए एज रिस्पेक्ट टू द मोबिलाइज्ड कोहेशन। जितना मोबिलाइज्ड कोहेशन है सॉइल का उतना हम नहीं देते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट क्या हो जाएगी, क्रिटिकल हाइट बाय द हाइट ऑफ सॉइल। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू फाई हो जाएगा tan फाई बाय tan फाई मोबिलाइज्ड। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी तीनों सेम होनी चाहिए, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू कोहेशन इज इक्वल्स टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट इज इक्वल्स टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू फाई। नाउ अब ये जो टर्म आया अभी हमारा Sn का, उसके अकॉर्डिंग हम इन इक्वेशंस को मिक्स करेंगे। मतलब कि Sn इक्वल्स टू c बाय गामा एच सी। यहाँ पे c किसके इक्वल हो जाएगा, cm इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू कोहेशन। सो ये हो जाएगा cm इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू कोहेशन बाय गामा इंटू एच सी किसके इक्वल हो जाएगा, h इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। सो ये हो जाएगा h इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cm बाय गामा इंटू h। नाउ स्टेबिलिटी नंबर यहाँ से Sn हो जाएगा c बाय गामा इंटू h इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। ना हो कोहेसिव सॉइल जब ड्राई है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, c प्लस गामा ड्राई इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू tan फाई बाय गामा ड्राई इंटू जेड इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। सो मोहर्स फेलियर एनवेलप क्या हो जाएगा, कोहेशन है तो मतलब कि ये नॉर्मल स्ट्रेस है आपका, ये शियर स्ट्रेस है, कोहेशन है तो यहाँ पे ये जो इंटरसेप्ट है ये c हो गया, ये होगा मोहर फेलियर एनवेलप। ये है आपका फाई। नाउ सेफ्टी के लिए जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे फाई बड़ा होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू बीटा। सो ये हो जाएगा फाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीटा। यह है सेफ्टी। अब एक ऐसी हाइट जो कि क्रिटिकल हाइट के इक्वल है यानी कि HC, सो इसके ऊपर सॉइल फेल हो जाएगा। सो फॉर सबमर्ज्ड सॉइल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू c प्लस गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू tan फाई बाय गामा सबमर्ज्ड इंटू जेड इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। नेक्स्ट थर्ड केस, फॉर सॉइल सब्जेक्टेड टू स्टेडी सीपेज। अगर सीपेज का केस है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा c प्लस गामा सबमर्ज्ड एवरेज इंटू जेड इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इंटू tan फाई बाय गामा एवरेज इंटू जेड इंटू कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। यहाँ पे स्टेडी सीपेज का केस है तो हमने यहाँ पे एवरेज कंसिडर किया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनाइट स्लोप। अब हम फाइनाइट स्लोप के केस को कंसिडर करेंगे, मीन्स जिसकी बाउंड्री डिफाइन है। सो ये आपका स्लोप रहेगा, इसकी यहाँ पे डेफिनाइट बाउंड्री होगी। नाउ द फाइनाइट स्लोप हैज बाउंड्रीज एंड नॉट एक्सटेंडेड टू इनफाइनाइट एक्सटेंट। फाइनाइट जो स्लोप होते हैं वो फेल हो सकते हैं रोटेशन, ओवरटर्निंग, इन वजहों से। सो फाइनाइट स्लोप फेज ड्यू टू रोटेशन एंड द फेलियर सरफेस मे बी प्लेनर, सर्कुलर और स्पाइरल। सो जो फाइनाइट स्लोप के फेलियर हैं उनको दो क्लास में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है स्लोप फेलियर, सेकेंड होता है बेस फेलियर। स्लोप फेलियर दो तरह के होते हैं, एक होता है टो फेलियर और एक होता है फेस फेलियर। सो स्लोप फेलियर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज टो फेलियर और फेस फेलियर। सो ये है आपका फाइनाइट स्लोप, ये है आपकी डेप्थ ऑफ एम्बैंकमेंट d, ये होता है टो। सो टो फेलियर में क्या होता है, जो फेलियर सरफेस है वो टो से पास करता है, ये इस तरीके से। ये फेलियर कब होता है, जब स्लोप एंगल यानी कि बीटा ज्यादा होता है, बीटा, और सॉइल जो है यहाँ पे होमोजीनियस होता है पूरा ऊपर और नीचे। सो इन टो फेलियर द फेलियर सरफेस पासेस थ्रू द टो व्हेन स्लोप एंगल इज हाई, यानी कि बीटा ग्रेटर देन 53 डिग्री होता है और सॉइल होमोजीनियस होता है थ्रू आउट, टो फेलियर कैन बी ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट है फेस फेलियर। स्लोप फेलियर में हमारा नेक्स्ट केस आता है फेस फेलियर।
तो फेस फेलियर तब होता है जब स्लोप के फेस से फेलियर सरफेस पास होगा, इस तरीके से, ये कहलाता है फेस फेलियर। इसमें भी बीटा ज्यादा होता है, स्लोप एंगल जो है वो 53 डिग्री से ज्यादा होता है, और जो सॉइल ऊपर होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू बिलो, मतलब टो के ऊपर का सॉइल वीक होता है फेस फेलियर के केस में। बीटा ग्रेटर देन 53 डिग्री होता है। सो द फेलियर सरफेस passes through the face of the slope. It happens when slope angle is high and the toe is weak soil compared to the soil around the toe. टो के ऊपर का जो सॉइल है वो वीक होता है एज कंपेयर टू इसके नीचे। सो ये होता है टो फेलियर, टो से पास करेगा। फेस फेलियर जब फेस से पास होता है। बेस फेलियर जब टो के नीचे से फेलियर होगा। सो बेस फेलियर, द फेलियर सरफेस पासेस बीनीथ द टो, इस तरीके से जब टो के नीचे से फेलियर सरफेस पास होगा ये कहलाएगा बेस फेलियर। ये होता है टो फेलियर। सो ये कब होता है? जब बीटा जो है वो लेस देन 53 डिग्री होता है, मतलब कि स्लोप जो है वो छोटा होता है और जो सॉइल है टो के नीचे का वो वीक होता है एज कंपेयर टू अबव सॉइल, तब बेस फेलियर होता है। तो द फेलियर सरफेस पासेस बीनीथ द टो if the slope is small and soil beneath the toe is weak as compared to the soil above the toe, then base failure can be seen. Now यहाँ पे एक टर्म होता है डेप्थ फैक्टर, यानी कि DF, वो किसके इक्वल होता है? डेप्थ ऑफ फेलियर, यानी कि D प्लस H, डेप्थ ऑफ एम्बैंकमेंट प्लस हाइट बाय डेप्थ ऑफ स्लोप। स्लोप की डेप्थ H कितनी है, ये कहलाता है डेप्थ फैक्टर। सो इन तीनों के केस में डेप्थ फैक्टर क्या होगा? सो फेस फेलियर की जब हम बात करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। सो ये जो DF है वो लेस देन 1 हो जाएगा। नाउ टो फेलियर में ये इक्वल हो जाएगा, तो डेप्थ फैक्टर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। नाउ बेस फेलियर की जब हम बात करेंगे तो डेप्थ फैक्टर में ये H एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो डेप्थ फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है। सो यहाँ पे वही लिखा है, फेस फेलियर के केस में डेप्थ फैक्टर लेस देन 1, टो के केस में डेप्थ फैक्टर इक्वल्स टू 1, बेस फेलियर के केस में डेप्थ फैक्टर ग्रेटर देन 1। नाउ नेक्स्ट, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ फाइनाइट स्लोप। अब जो हमारा फाइनाइट स्लोप है उसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस हम कैसे करेंगे? सो जनरली जो फाइनाइट स्लोप होते हैं उनका जो एनालिसिस होता है वो हम 2 स्टेजेस में करते हैं। पहला तो कंस्ट्रक्शन के जस्ट बाद, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर कंस्ट्रक्शन। सो इमीडिएटली करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म एनालिसिस होगा। सेकेंड, लॉन्ग टर्म आफ्टर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के कुछ समय बाद जब हम करेंगे तो वो कहलाएगा लॉन्ग टर्म एनालिसिस। सो स्टेबिलिटी हमको शॉर्ट टर्म भी पता होना चाहिए, लॉन्ग टर्म भी, ताकि थोड़े समय बाद स्ट्रक्चर फेल नहीं हो और काफ़ी टाइम बाद भी स्ट्रक्चर फेल नहीं हो। सो इसीलिए हम दोनों केस की स्टडी करते हैं ना। अगर सैंड है हमारे पास तो सैंड में क्या होता है, जो पोर्स होते हैं वो वाटर को ड्रेन आउट कर देंगे। सो इसीलिए सैंड में हम इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए। फॉर सैंड इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस इज कैरीड आउट फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस। लेकिन क्ले जो होता है इसमें क्या है, वाटर पोर आउट नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा। सो इसमें हम टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं शॉर्ट टर्म लोडिंग के लिए, और इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस फॉर लॉन्ग टर्म लोडिंग। देखो कुछ समय के बाद जो क्ले पार्टिकल्स हैं उसमें से भी पानी बाहर आएगा। जब लॉन्ग टर्म की बात होगी तब हम इफेक्टिव स्ट्रेस लेंगे, और शॉर्ट टर्म के लिए हम टोटल स्ट्रेस एनालिसिस लेते हैं क्ले के केस में ना। अगर ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है तो इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस लेते हैं हम फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोडिंग दोनों के लिए। नाउ हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं टोटल स्ट्रेस एनालिसिस और इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस के लिए। मेथड्स बेस्ड ऑन टोटल स्ट्रेस एनालिसिस। सो टोटल स्ट्रेस को हम किन मेथड से एनालाइज करते हैं? सो फर्स्ट है कलमन्स मेथड, सेकेंड है स्वीडिश सर्कल मेथड, थर्ड है फ्रिक्शन सर्कल मेथड। नाउ मेथड्स बेस्ड ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस। कौन से मेथड इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस के लिए होते हैं? फर्स्ट है बिशप मेथड, सेकेंड है टेलर स्टेबिलिटी मेथड। जहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट है स्वीडिश सर्कल मेथड और फ्रिक्शन सर्कल मेथड। सो हम वो दोनों को ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्वीडिश सर्कल मेथड में हम पहले देखेंगे कोहेसिव सॉइल के लिए, मीन्स प्योरली सी सॉइल है हमारे पास। सो ये मेथड बेस्ड होता है टोटल स्ट्रेस एनालिसिस में। इसमें क्या होता है, जो फेलियर सरफेस होता है वो हम एज्यूम करते हैं कि सर्कुलर है और उसको हम डिटरमाइन करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से।
So consider the failure surface as the one whose factor of safety is minimum. Failure surface वो होगा जिसका factor of safety सबसे कम आएगा. So weight above the failure surface is causing the overturning movement and the shear resistance is giving the resisting movement. So यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो weight है failure surface का ये क्या कर रहा है, overturning movement को cause के लिए responsible होता है, और ये जो shear है ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इसको रेजिस्ट करेगा. सो ओवरटर्निंग मूवमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, वेट W इंटू एक्स. एस यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, C प्लस सिग्मा टैन फाई. हम बात कर रहे हैं प्योरली कोहेसिव सॉइल यानी कि सी सॉइल की बात कर रहे हैं. सो फाई 0 हो जाएगा तो S इज इक्वल्स टू C हो जाएगा. सो शियर फोर्स अगर यूनिट विड्थ की बात करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, शियर स्ट्रेंथ इंटू एरिया. सो शियर फोर्स S इज इक्वल्स टू S इंटू एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ द आर्क, ये आर्क का लेंथ इंटू यूनिट विड्थ, तो यानी इंटू 1. यहाँ पे S इज इक्वल्स टू C है तो शियर फोर्स हो जाएगा Fs इक्वल्स टू C इंटू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू 1. ना रेजिस्टिंग मूवमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिंग फोर्स यानी कि शियर फोर्स Fs इंटू रेडियस, ये रेडियस R है. मूवमेंट किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू लिवर आर्म, तो रेजिस्टिंग मूवमेंट हो जाएगा C इंटू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू 1 इंटू R. नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके इक्वल होगा, रेजिस्टिंग मूवमेंट बाय ओवरटर्निंग मूवमेंट. सो रेजिस्टिंग क्या आया, C इंटू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस बाय ओवरटर्निंग मूवमेंट क्या हो गया, W इंटू एक्स. सो ये हो जाएगा W इंटू एक्स. सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आ जाएगा कोहेसिव सॉइल के केस में C इंटू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू रेडियस ऑफ सर्कल बाय W इंटू एक्स. नेक्स्ट केस हम कंसिडर करेंगे C5 सॉइल के लिए, कोहेसिव फ्रिक्शनल सॉइल के लिए. इसमें हम क्या करते हैं, ट्रायल स्लिप सर्कल को कंसिडर करते हैं यानी कि AS1C. इस सेक्टर को यानी कि AS1CB को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वर्टिकल स्लाइसेस में इक्वल विड्थ के, इसको हम डिवाइड कर देंगे. फिर जो सेल्फ वेट होगा यानी कि W उसको हम रिजॉल्व करेंगे नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंशियल कंपोनेंट में. सो ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट सेंटर से पास हो रहा है. सो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए लिवर आर्म नहीं है, लेकिन जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इसका लिवर आर्म क्या है, रेडियस है, राइट. सो ओवरटर्निंग मूवमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ द टेंजेंशियल फोर्सेस इनटू R. सो ये हो जाएगा ओवरटर्निंग मूवमेंट इक्वल्स टू सम ऑफ द टेंजेंशियल फोर्स इनटू रेडियस. ना रेजिस्टिंग मूवमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, MR यानी कि शियर फोर्स Fs इंटू रेडियस. सो रेजिस्टिंग मूवमेंट आ जाएगा C इंटू लेंथ ऑफ द आर्क इंटू 1 प्लस समेशन ऑफ नॉर्मल फोर्सेस इंटू tan फाई होल इंटू R. नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिंग मूवमेंट बाय ओवरटर्निंग मूवमेंट. सो ये हो जाएगा C इंटू लेंथ ऑफ द आर्क प्लस समेशन N tan फाई इंटू R बाय समेशन T इंटू R से R कैंसिल आउट हो जाएगा. सो एक रिलेशन आपको ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट है फ्रिक्शन सर्कल मेथड. इस मेथड में एक सर्कल होता है जो कि कॉन्सेंट्रिक होता है फेलियर सरफेस से, उसको हम फ्रिक्शन सर्कल बोलते हैं. वो इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है कि जो रिएक्शन होगा सॉइल का वो टेंजेंशियल होता है फ्रिक्शन सर्कल के. ये आपका फ्रिक्शन सर्कल है. सो जो इसका रिजल्टेंट है ये जाएगा टेंजेंशियल होके फ्रिक्शन सर्कल से. सो फ्रिक्शन सर्कल का रेडियस हो जाता है R sin फाई.